There, welcome to my channel. This is the second part of second chapter, some basic concept of macro economics. And here we go. In the previous lecture, we discussed the classification of goods. Now we are on the topic concept and components of consumption expenditure. Okay, so let's get started. ठीक है, तो द थिंग इज कंजप्शन एक्सपेंडिचर से हमारा मतलब क्या है? इट इज रेफरिंग टू अ एग्रीगेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर इन एन इकोनॉमी. बेसिकली यहाँ पे हम इलेबोरेट करा है इन्होंने कि कंज्यूमर कौन है इकोनॉमी के अंदर. तो वो एक हाउस होल्ड है, वो एक गवर्नमेंट है, वो नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है. अगर हम हाउस होल्ड की बात करते हैं तो हाउस होल्ड बाय कंज्यूमर गुड्स. अब हाउस होल्ड कंज्यूमर गुड्स क्यों खरीदते हैं? वो कंज्यूमर क्यों है? क्योंकि वो कंज्यूमर गुड्स खरीदते हैं. वो कंज्यूमर गुड्स क्यों खरीदते हैं? क्योंकि अपने सेटिस्फैक्शन को, मतलब खुद को सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए द गवर्नमेंट बाय करता है ताकि वो डिस्ट्रीब्यूट कर सके. और नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस बाय करते हैं चैरिटी के लिए. और जब हम इन तीनों को मिला देते हैं तो दैट इज व्हाट, जब हम इन तीनों के एक्सपेंडिचर्स को मिला देते हैं तो हमें मिल जाता है एग्रीगेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जिसमें जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर एक हाउस होल्ड कर रहा है, गवर्नमेंट कर रही है और नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूट कर रहे हैं. एंड दैट्स इट. तो सिर्फ ये वाला फोकस जोन से हमारा इस पूरे पैसेज का क्रक्स निकलता है कि कंजप्शन एक्सपेंडिचर या एग्रीगेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या होता है. वो कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो एक हाउस होल्ड, एक गवर्नमेंट, नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस कर रहे हैं. अब हम आ जाते हैं कंसेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट पे. इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल. इन्वेस्टमेंट अगर हम बोलते हैं तो इन्वेस्टमेंट एसेट हो गया या लाइबिलिटी? एसेट. क्यों? पहली बात तो एसेट क्या होता है? एसेट वो होते हैं जो पोजेस करे जाते हैं ताकि वो बेनिफिट दें हमें फ्यूचर में. तो क्या इन्वेस्टमेंट ऐसा करता है? यस. अगर आप आज जाकर इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप फ्यूचर में उस चीज़ पे अपना हक और वहां से फायदा निकाल सकते हो. सो दैट इज इन्वेस्टमेंट. तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल. और यहीं से हमारा फॉर्मूला डिराइव होता है I इज इक्वल टू दिस. अब ये जो ट्राइंगल है ये सिंबलाइज करता है हमेशा चेंज को. चेंज इन कैपिटल स्टॉक ड्यूरिंग अ ईयर एंड द कैपिटल स्टॉक. तो जो चेंज हो रहा है इन द स्टॉक ऑफ अ कैपिटल, दैट इज नोन एज योर कैपिटल फॉर्मेशन. तो यहीं से हम ये बोलते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट है उसको हम कैपिटल फॉर्मेशन भी की तरह भी बोल सकते हैं. इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द टोटल, अब ये रहा डेफिनेट, टोटल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर. तो यहाँ पे दो डेफिनेशन मिल जाती है इन्वेस्टमेंट. फर्स्ट, इट रेफर्स टू द इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल. और इन्वेस्टमेंट क्या होता है? बेसिकली जो टोटल प्रोडक्शन हो रहा है कैपिटल गुड्स का एक साल में, दैट इज व्हाट एन इन्वेस्टमेंट इज. ओके. अब फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, ये दो कंपोनेंट्स जाते हैं. फिक्स्ड जैसा कि नाम है, तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट रेफर टू अ इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट ऑफ प्रोड्यूसर ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर. तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में क्या इंक्रीज होगा? देखो इन्वेस्टमेंट में क्या होता है? इन्वेस्टमेंट में बेसिकली इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल. दिस इज व्हाट इट मीन्स. तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में क्या होगा? इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट.
फिक्स्ड है तो फिक्स्ड एसेट जैसे कि प्लांट और मशीनरी, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है कि 2019 में 8 मशीन्स थी उसके पास, एट द एंड ऑफ 2019 उसके पास 10 मशीन्स आ गई, देन द स्टॉक ऑफ द फिक्स्ड कैपिटल इंक्रीज्ड बाय 2 मशीन्स ड्यूरिंग 2019। क्या बोल रही है, नहीं क्या बोल रही है, सही बोल रही है, बिल्कुल सही बोल रही है। देखो 2019 के स्टार्टिंग में जो है उसके पास 8 मशीनें थी और 2019 के एंड में उसके पास 10 मशीनें होगी, मतलब एक साल के टाइम में उसने 2 मशीन से इंक्रीज किया है। तो ये जो 2 मशीन से उसने इंक्रीज किया है दैट इज द फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या है, स्टॉक ऑफ, यहीं से इसका क्रक्स निकल जाता है, स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स विद द प्रोड्यूसर एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर माइनस जितनी उसके पास स्टार्टिंग में थी, तो इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट विद द प्रोड्यूसर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, तो जितना इंक्रीज आया है फिक्स्ड एसेट्स का उसके पास एक साल के अंदर, उसे हम बोलते हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, इससे हमें समझ में आ जाएगा। नहीं आया जिसको समझ उनके लिए मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ये उस पॉइंट को रेफर करता है जो इंक्रीज आता है इन द स्टॉक ऑफ एन फिक्स्ड एसेट। जैसे कि मेरे पास साल से पहले 8 मशीनें थी, अब मेरे पास 10 मशीनें हो गई है एट द एंड ऑफ अ ईयर, तो वो जो 2 मशीनों का इंक्रीज हुआ है दैट इज व्हाट इज माय फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को हम फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन भी बोलते हैं, इंपॉर्टेंट। दिस इंप्लाइज इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल इन टर्म्स ऑफ फिक्स्ड एसेट विच आर repeatedly used in the process of production for several years। अब सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस क्या है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जो है प्रोडक्शन कैपेसिटी को रेस करता है। 8 मशीनें उतना काम नहीं दे पाएंगी जितना 10 दे पाएंगी, 10 ज्यादा देंगी, राइट, तो प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, और प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज होगी तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट लीड्स टू हायर लेवल ऑफ आउटपुट। अब देखो प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज होगी तो आउटपुट ज्यादा आएगा, ज्यादा आउटपुट आएगा तो मतलब हाई रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब दैट इज जीडीपी ग्रोथ होगी। ठीक है, तो दिस इज व्हाट अ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट डज, प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा देती है जिसकी वजह से आउटपुट बढ़ जाता है, आउटपुट बढ़ने की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिलती है। अब है इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। प्रोड्यूसर्स होल्ड द स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, सेमी फिनिश्ड गुड्स एंड रॉ मटेरियल। अब ये क्या है, देखो अभी अगर कोई चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं तो एक होंगे फिनिश गुड्स, मतलब जैसे किसका एग्जांपल लें हम, मान लो मेरी फैक्ट्री है बॉक्सेस बनाने की, तो फिनिश गुड्स मतलब मैंने बना दी 1000 बॉक्सेस, 600 बॉक्सेस तो मेरे सोल्ड हो गए लेकिन 400 नहीं हुए, तो ये फिनिश गुड्स हो गए मेरे 400 बॉक्सेस जो बच गए। ठीक है, अब सेमी फिनिश्ड गुड्स मतलब कि अब मेरी मशीन पे लग रहा है काम होना, अभी वो पूरी तरीके से, मतलब 2-3 मशीनें हैं जिसमें प्रोसेस होते हैं, मशीन 1 2 3, पहले मशीन 1 पे जाएगा, 2 पे जाएगा, फिर 3 पे जाएगा, ऐसे प्रोसेस हो रही हैं, तो अभी मशीन 1 पे या 2 पे अटके हुए हैं मेरे, दीज आर माई सेमी फिनिश्ड गुड्स। और रॉ मटेरियल उस बॉक्सेस को बनाने का जो कार्डबोर्ड है, that is my raw material, so this is called your inventory stock। change in the inventory stock during a year is known as inventory investment। तो ये स्टॉक, इन्वेंटरी स्टॉक है आपका, आप ये आगे जाके कंसेप्ट पढ़ोगे अबाउट योर स्टॉक और फ्लोस। ठीक है, तो ये इन्वेंट्री स्टॉक हो गया आपका, फिनिश गुड्स, सेमी फिनिश गुड्स और रॉ मटेरियल। तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जब चेंज आता है इसमें, तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू इन्वेंट्री स्टॉक एट द एंड ऑफ अ ईयर माइनस जितना स्टार्टिंग में था, तो मतलब जितना चेंज आया है हमारे इन्वेंट्री स्टॉक में एक साल के अंदर। इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, तो अब ये 2 टर्म्स में हो जाएगा। ठीक है, एक तो रॉ मटेरियल की टर्म्स में, एक फिनिश गुड्स की टर्म में। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज सिग्निफिकेंट बिकॉज वो इंश्योर करता है अनइंटरप्टेड सप्लाईज। अगर मेरे पास ज़्यादा अमाउंट में रॉ मटेरियल है तो मैं ये चीज़ को श्योरिटी दे सकती हूँ कि मैं फर्दर भी बॉक्सेस प्रोड्यूस कर सकती हूँ फ्यूचर के अंदर, और अगर मेरे पास इनफ स्टॉक रहेगा तो
मेरे को डेली डेली चीज रॉ मटेरियल खरीदना नहीं पड़ेगा, और इसकी वजह से मैं अनसर्टेनिटीज भी अवॉइड कर सकती हूँ। मान लो मेरा रॉ मटेरियल अब मिलना, मतलब जो मैं रॉ मटेरियल खरीदती थी अपनी फैक्ट्री के लिए, तो अब वो रॉ मटेरियल महंगा हो गया बिकॉज ऑफ कोविड, मान लो 2019 में, बहुत साल पहले। तो उसकी वजह से वो महंगा हो गया, बट मेरे पास तो ऑलरेडी था ना स्टॉक, तो आई एम इन अ बेनिफिशियल स्टेट। द स्टॉक ऑफ फिनिश गुड इज सिग्निफिकेंट क्योंकि इनेबल करता है टू मीट द पोटेंशियल डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इन्होंने लिख दिया, चलो अच्छी बात है, नहीं तो हम अपने आप डिस्कस कर लेते। देखो, ये तो चीज़ हमने डिस्कस कर ली कि भाई कैसे फायदेमंद है एक रॉ मटेरियल का होना, एक फिनिश गुड का होना, पर क्या उसका होना और उसकी चाह, वाह वाह क्या वर्ड्स है, मतलब एक तो है कि रॉ मटेरियल रखा है मेरे पास, क्या मैं चाहती हूं वो रॉ मटेरियल मेरे पास रहे, दैट इज डिफरेंट। A part of it may be undesired. A producer may have expected to sell 1000 units of washing machine, लेकिन 500 यूनिट ही बिक पाई क्योंकि डिमांड कम थी। तो यहाँ पे जो 500 यूनिट ऑफ वॉशिंग मशीन है ना, वो अनडिजायर्ड है, मैंने नहीं सोचा था कि 500 बना के रख देनी है, नहीं। ऐसे ही अगर मैं बॉक्सेस की बात करती हूँ तो मैंने सोचा था 900 बॉक्सेस तो बिक ही जाएंगे, 100 मेरे एक्स्ट्रा हैं। तो जो 900 बॉक्सेस में से मेरे कितने बिके, मान लो 600, ठीक है। तो जो 300 बॉक्सेस बचे हैं ना, वो मेरे अनडिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक हैं, मैं नहीं चाहती थी कि वो बचे, आई वॉन्ट ओनली दैट 100। तो वो जो 100 बचे हुए हैं ना 1000 में से, दैट इज माई डिजायर, वो मैंने सोचा था हाँ इतने बच जाएंगे, ठीक है। तो यहीं पे आपका कंसेप्ट आ गया, डिजायर्ड एंड अनडिजायर्ड। डिजायर्ड रेफर्स टू द प्लान्ड वन एंड अनडिजायर्ड अनप्लान्ड वन। This is maintained by the producer to meet the future demand, whereas the undesired, because it arises because demand of the product जो है वो कम निकली जितना सोचा था उससे, और इस अनप्लैंड की वजह से जो है लॉसेस होते हैं। अब हम आ जाते हैं ग्रॉस और नेट इन्वेस्टमेंट के ऊपर, और डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हमने कैपिटल गुड्स वाले पॉइंट में पढ़ा था, अब उस चीज़ को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर सिंपल टर्म्स बोलो तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बेसिकली होता है जितनी आपकी, देखो, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होता है आपकी परचेजिंग वैल्यू, और नेट इन्वेस्टमेंट होती है आपकी एक्चुअल वैल्यू। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ड्यूरिंग अ ईयर, this includes capital goods used for replacement of existing capital stock, which is worn out, or worn out is depreciation. Capital goods used as net addition to the existing capital stocks. Capital goods used for the replacement are refers to depreciation, and capital goods used as net addition to the existing capital stock, it is known as net investment, और यहीं से हमारा फॉर्मूला निकल जाता है। डेफिनेशन में घुसने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, सिर्फ ये फॉर्मूला लर्न कर लो, दैट इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन, ठीक है। ठीक है, अब तुम बोलोगे यार नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है फिर। देखो, नेट इन्वेस्टमेंट वो होता है जो एक खर्चा किया गया है आपका प्रोड्यूसर, मतलब जो खर्चा प्रोड्यूसर के द्वारा किया गया है कोई नई एसेट खरीदने के लिए, ठीक है। नई एसेट खरीदने के लिए जो खर्चा किया गया है आपके प्रोड्यूसर के द्वारा, दैट इज नोन एज योर नेट इन्वेस्टमेंट। और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में क्या हो जाता है, ये तो है ही है जो खर्चा किया गया है, प्लस जो खर्चा किया गया है रिप्लेसमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग एसेट। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि मैं प्रोड्यूसर हूँ, अब मेरे एसेट में खरीद रही हूँ, तो आई बाय 4 मशीन्स, मेरे पास 4 मशीन ऑलरेडी है,
मैंने 4 मशीन और खरीद ली, ये है मेरी नेट इन्वेस्टमेंट 1 साल के अंदर। मैंने 4 मशीन खरीद ली तो मेरी नेट इन्वेस्टमेंट क्या हो गई, जो 4 मशीन मैंने खरीदी है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी, 4 मशीन जो मैंने खरीदी तो है, लेकिन जो पहले की 4 मशीन मेरे पास है उनको मैंने जो रिप्लेस किया या फिर उन पे कुछ पैसे वैसे लगाए हैं, दैट इज माई ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब सिग्निफिकेंस क्या है नेट इन्वेस्टमेंट की, इट रेजेस द स्टॉक ऑफ कैपिटल इन एन इकोनॉमी। अब मैं 4 और मशीन खरीद रही हूँ तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, स्टॉक बढ़ जाएगा उस चीज का इकोनॉमी के अंदर। हायर स्टॉक ऑफ अ कैपिटल इंक्रीजेस द अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल पर यूनिट ऑफ लेबर, अकॉर्डिंगली एफिशिएंसी ऑफ, सॉरी, हाँ ठीक है सही बोल रही हूँ मैं, अकॉर्डिंगली एफिशिएंसी ऑफ लेबर राइजेस। अब और क्या बेनिफिट होगा, इसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। क्यों, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर है, किसकी वजह से, लैक ऑफ कैपिटल की वजह से। और जो हायर स्टॉक मेरे को प्रोवाइड करेगा उसकी वजह से क्या होता है, इंक्रीज होता है अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल पर यूनिट ऑफ लेबर। देन नेट इन्वेस्टमेंट इज अ नेट राइज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी, अकॉर्डिंगली जीडीपी ग्रो होगा। ये वही वाली साइकिल है जो चल रही है। हाँ, ये चीज भी इंपॉर्टेंट है याद रखनी कि जो नेट इन्वेस्टमेंट है ना, वो वही है एक जो ऐड करती है हमारे स्टॉक ऑफ कैपिटल में। डेप्रिसिएशन जो पार्ट है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का, ओनली रिप्लेसेस द वर्न आउट फिक्स्ड एसेट्स, इट हेल्प्स टू मेंटेन द एग्जिस्टिंग स्टॉक मार्केट। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब जो 4 मशीन मैंने रिपेयर कराई है पहले, वो 4 मशीन मान लो एक महीने के अंदर 1000 बॉक्सेस दे रही थी। अब मैंने 4 मशीन और ऐड कर ली तो वो मेरी नेट इन्वेस्टमेंट हो गई, जो 4 मशीन मैं और खरीद के लाई हूँ। तो अब उसकी वजह से 1000 और बॉक्सेस मैं प्रोड्यूस करूंगी, तो टोटल मेरा स्टॉक तो बढ़ गया ना। लेकिन जो मैंने वो 4 मशीन ठीक कराई हैं उनसे 1000 बॉक्स पहले प्रोड्यूस होते थे, उनको ठीक कराने के बाद या उनको रिप्लेस कराने के बाद मेरे को 1000 ही तो बॉक्सेस मिलेंगे, 2000 थोड़ी मिल जाएंगे, राइट। तो दैट इज व्हाट दिस इज, सिर्फ नेट इन्वेस्टमेंट ही है जो स्टॉक को बढ़ा सकती है, ना कि ग्रॉस। मतलब ग्रॉस तो उसका एडिशन हो गया ना, तो डेप्रिसिएशन वो काम नहीं कर सकती, सिर्फ नेट इन्वेस्टमेंट कर सकती है वो काम। अब हम ये पढ़ लेना भैया, दिस इज इंपॉर्टेंट, बोथ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड और इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट इंक्लूड करते हैं। हाउ डज हायर रेट ऑफ नेट कैपिटल फॉर्मेशन लीड टू हायर लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। अगर हायर रेट ऑफ नेट कैपिटल फॉर्मेशन होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, ग्रेट अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, ओके, ग्रेट अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल per unit of labor aided by machines, efficiency of labor, this price लिया, okay, this we discuss already, no need to do it again and again। अब आ जाते हैं डेप्रिसिएशन के कंसेप्ट पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं इसमें। तो देखो, while fixed assets are in use they go down in value owing to normal wear and tear, accidental damage। अब जो तुम्हारे पास ऑलरेडी मशीन्स वगैरह हैं, ठीक है, तो उनकी वैल्यू कम होती जाएगी, क्यों, क्योंकि तुम उसको यूज कर रहे हो, तो नॉर्मल वियर एंड टियर यूज कर रहे हो, तो और एक्सीडेंटल डैमेज भी हो जाते हैं कई बार, तो उनकी वैल्यू जो है वो गिर जाती है। दे गो डाउन इन वैल्यू ऑल्सो जब वो आउटडेटेड हो जाते हैं। जैसे कि सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मुझे लगता है वो जूस, लाइक अब तो सुजाता की मशीन्स आ गई है, नाउ यू टेक आउट जूस इन फ्यू सेकेंड्स। उससे पहले जब हम ऑरेंज जूस वगैरह निकालते थे, सो देयर वाज अ मशीन जिसमें मैनुअल वर्क था, तो वो आउटडेटेड हो गया, ठीक है। तो उसके बाद कोई नहीं रुकता कि भाई हाँ तुझे इतने देर में आप जूस निकालोगे नहीं, तो वो सुजाता जिसने मशीन रखी हुई है वो अभी निकाल के दे देगा। So that is outdated due to change in technology or change in demand. This is called expected obsolescence। expected क्यों, क्योंकि आपको पता है ये होगा। 5 साल से आप एक मशीन यूज कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है भाई उसको चाहिए,
तेल पानी भाई, ऐसे नहीं चलती रहेगी वो, नॉर्मल वियर टियर होगा, एक्सीडेंटल डैमेज भी होएगा कई बार, और आउटडेटेड भी होगी. सो दिस इज एक्सपेक्टेड वन. तो डेप्रिसिएशन इज द लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट. डेप्रिसिएशन क्या है? लॉस इन द वैल्यू ऑफ योर फिक्स्ड एसेट. जब उसकी वैल्यू में लॉस होने लग जाता है, किसकी वजह से? एक्सीडेंटल डैमेज की वजह से, नॉर्मल वियर टियर और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस. डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो कॉल्ड कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल. यहाँ पे बच्चे कन्फ्यूज जाते हैं जब क्वेश्चन में ये जब एग्जाम में ये पॉइंट डाल देते हैं ना. सो बिकॉज ऑफ कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल दिस हैपेंड. कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मतलब डेप्रिसिएशन. ओके, तो इस डेप्रिसिएशन की वजह से टाइम टू टाइम हमें चेंज करना पड़ता है. तो रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स रिक्वायर फंड्स. एनुअल बेसिस पे करा जाता है ये एलोकेशन. और इफ मशीन इज परचेज फॉर इतना एंड इट्स एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम इज इतना, देन द एनुअल provision for the fund is itna, and this is called depreciation reserve fund. So depreciation reserve fund refers to that fund which the producer keep for the replacement investment. क्योंकि उसको पता है कि ऐसी चीज होनी है तो पहले से रख लेते हैं. ठीक है, एक तो हो गया एक्सपेक्टेड, ऐसी चीज होनी है. एक एक्सीडेंटल भी तो हो जाता है, एक नॉर्मल वीएटीआर हो जाता है. तो ये तीनों पॉइंट आ गए. ठीक है, significance of depreciation reserve fund. एक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड. अच्छा ठीक है, स्टॉक और फ्लो पे आ जाएंगे हम. ठीक है ठीक है ठीक है, नाइस नाइस, अच्छी स्पीड से चल रहे हैं आज हम. पिछली वाली वीडियो में तो बहुत डिटेल हो गई. चलो कोई नहीं, पर समझ आना चाहिए कंसेप्ट. अब डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड वो फंड होता है टू रिप्लेस द वर्न आउट फिक्स्ड एसेट. इट fulfills the need for replacement investment. Lack of depreciation reserve fund implies lack of replacement investment. Obviously अब तुम replacement investment, अगर depreciation कम है तो replacement investment होगी, तो वो normal wear tear accidental damage ये सारी चीजें चलती रहेंगी. ठीक है, overall investment in the economy tends to fall. अब इसकी वजह से क्या होगा? अगर आपका डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड कम है तो आपका रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा या होगा नहीं इकोनॉमी के अंदर. और फिर आपका इकोनॉमी के अंदर ओवरऑल इन्वेस्टमेंट जो है वो गिरने लग जाएगा, जिसकी वजह से आउटपुट गिर जाएगा. आउटपुट गिरने की वजह से इनकम और एम्प्लॉयमेंट गिर जाएगी. तो इकोनॉमी एक स्टेट में चली जाएगी जो होगी इकोनॉमिक स्लो डाउन. It might be caught into a low level equilibrium trap. वो सिचुएशन जहाँ पर लो इनकम causes लो डिमांड, लो डिमांड causes लो आउटपुट एंड वंस अगेन लो इनकम. तो इस चेन का इम्पोर्टेंस यहाँ पर आ जाता है. तो इसीलिए हम कहते हैं कि डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, जिसकी वजह से ओवरऑल इन्वेस्टमेंट गिर जाएगी. और फिर अगर इन्वेस्टमेंट गिर गई तो आउटपुट गिर जाएंगे, जो भी आउटपुट आप प्रोड्यूस कर रहे हो. और आउटपुट गिर जाएंगे तो आपकी इनकम और एम्प्लॉयमेंट गिर जाएगी, और उसकी वजह से आपका इकोनॉमिक स्लो डाउन देखने को मिलेगा. अब हम बात करते हैं एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस की. तो दो तरीके के होते हैं, एक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड. Loss of value of fixed asset when these become obsolete, outdated owing to the change in technology. Loss of value, ये एक्सपेक्टेड की बात करें. लॉस ऑफ, अच्छा सबसे पहला आ गया एक्सपेक्टेड कौन से हैं कि तुम्हें पता है ऐसा होगा. सबसे पहला टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया, दूसरा डिमांड में चेंज आ गया. अब देखो जैसे फर्स्ट एग्जांपल अगर हम देखते हैं, अ प्लांट प्रोड्यूसिंग ब्लैक एंड वाइट टीवी बिकम ऑब्सोलेट जब वहां पे कलर टीवी आ गया. चेंज इन डिमांड कैसे? अ प्लांट प्रोड्यूसिंग रबर शूज बिकम ऑब्सोलेट जब डिमांड शिफ्ट होगी रबर शूज से लेदर शू पे. एक तो टेक्नोलॉजी की वजह से चेंज आए, एक डिमांड की वजह से चेंज आए. लोग नहीं चाहते हैं वो चीज जो प्रोड्यूस हो रही थी. दिस इज एक्सपेक्टेड. अनएक्सपेक्टेड क्या हो सकता है? अनएक्सपेक्टेड हो सकता है नेचुरल कैलेमिटीज.
fall in the market value because of economic recession. Loss of value of fixed asset owing to unexpected is called capital loss. Very important. तुम्हें पता था ऐसा होगा, दैट इज योर एक्सपेक्टेड. अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस होता है, जैसे नेचुरल कैलेमिटीज और ये सारी चीजें होती हैं, तो इस अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस को हम बोलते हैं कैपिटल लॉस. और ये पार्ट नहीं होते हैं आपके डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड के. लिख लो, सिर्फ एक्सपेक्टेड ही आपके पार्ट होते हैं, अनएक्सपेक्टेड नहीं होते हैं. सो डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड की अगर हम बात करते हैं, सो ओनली द एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस आर द पार्ट ऑफ इट, नॉट द अनएक्सपेक्टेड वन. ठीक है, फाइन. और ये रीड कर लेना भैया तुम्हारा अच्छे से टेबल. अच्छा ये देख लो, डेप्रिसिएशन क्या होता है? लॉस इन द वैल्यू of a fixed capital, normal wear tear. Depreciation reserve fund is a proper provision or fund that is to cope with the depreciation loss. These funds are used for replacement of fixed asset when these are worn out. तो कोई डिफिकल्टी नहीं है, क्या समझना है इसमें. स्टॉक और फ्लो पे आ जाओ, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना इसको. अच्छा एक पॉइंट मुझे डिस्कस करना था. चलो नहीं नहीं, ये हमने कर लिया डिस्कस. ठीक है ठीक ठीक ठीक, ओके. नहीं हमने नहीं किया डिस्कस क्योंकि उसमें था ही नहीं. एक पॉइंट और यहाँ पे आ सकता है तुम्हारा. एक तो तुमने कर लिया लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट, नॉर्मल वियर टियर, देन एक्सीडेंटल डैमेज, देन एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस. एक होता है पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है तो भी तो आपका लॉस देखने को मिलता है. दैट इज द वैल्यू ऑफ एसेट डिक्रीज, राइट. जैसे कि रेन विंड वेदर, इस सब चीज़ों की वजह से. ये था नहीं इसमें, तो हमने डिस्कस कर लिया. ठीक है, फाइन. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टॉक एंड फ्लो. तो व्हाट इज स्टॉक? स्टॉक इज अ क्वांटिटी मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम. What is it? It is a quantity measured at a point of time. Why this is not working? The pen is not working. Yeah, okay. Okay, leave it. ऐसे करते हैं. Okay. A stock is a quantity measured at a particular point of time. अब ये चीज यहाँ पे नोट करने की है, पॉइंट ऑफ टाइम. जैसे कि अगर 1 जनवरी 2020 को मेरे बैंक अकाउंट में 20,000 रुपये थे, तो ये मेरा स्टॉक है. अगर मैं बोलती हूँ 10 जनवरी 2020 को मेरे बैंक अकाउंट में 25,000 रुपये थे, तो मेरा स्टॉक है. तो ये सारी वैल्यू स्टॉक है क्योंकि ये एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे डिस्कस करी हुई है. जैसे कि 1 जैन 2020 इस तारीख को 20,000 रुपये थे, तो इसीलिए हम इसको स्टॉक बोल रहे हैं, क्योंकि ये एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात करें. कैपिटल और क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट यूज्ड एग्जांपल्स हैं इसके. फ्लो का कंसेप्ट इससे अलग है. फ्लो इज अ क्वांटिटी मेजर्ड ओवर a specified period of time. This is the thing to be noted. It is measured at a particular point of time and it is over a specified period of time. और वो टाइम जो है ना, जो ये वैल्यू क्वांटिटी, ऑल दीज वैल्यूज क्वांटिटीज आर फ्लोज एज दे आर मेजर्ड पर यूनिट ऑफ टाइम पीरियड. और ये टाइम पीरियड 1 घंटे का, दिन का, मंथ का, ईयर का हो सकता है. ठीक है, एंड दैट इज वाई वी कॉल्ड इट फ्लो. इनकम, अब जैसे इनकम है, वो फ्लो क्यों है? क्योंकि आपकी जो इनकम है वो जैसे
मान लो हर महीने आ रही है, एक्सपेंडिचर आपका 6 महीने का, साल का, प्रोडक्शन, कंजप्शन, ये सारी चीज़ें आपके फ्लो में आती हैं। और इसका 1 मार्कर ये क्वेश्चन बन जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टॉक और फ्लो। तो फिर आपको वो डिटरमाइन करना होता है। जो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हो रही है वो आपका स्टॉक हो जाएगा, जो पीरियड ऑफ टाइम पे हो रही है वो फ्लो हो जाएगा। Certain concepts in economics are studied only as flow variable, not stock variable, जैसे कि एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट। अब ऐसे थोड़ी बोलोगे आज इतना एक्सपोर्ट हुआ है, कल इतना इम्पोर्ट हुआ था। नो, यू स्टडीड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, आज इतना, आज, कल, हाँ ये तो सही बोला है मैंने, ये फ्लो होगा। लेकिन अगर मैं बोलती हूँ इस स्पेसिफिक टाइम पे इतना एक्सपोर्ट हुआ है या इम्पोर्ट हुआ है, दैट विल बी आवर स्टॉक। एग्जाम्पल दे रखे इसके, मस्ट है भाई पढ़ना ये। स्टॉक क्या आ गया, वेल्थ, लेबर फोर्स, कैपिटल, क्वांटिटी, बैंक डिपॉजिट, दीज ऑल आर स्टॉक एंड दीज ऑल आर फ्लो। कैपिटल फॉर्मेशन, एक्सपेंडिचर ऑफ मनी, क्योंकि ये एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात नहीं करें, स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम की बात करें, और यहाँ से हमारा डिफरेंशिएट आ गया। तो ये हम देख लेते हैं, इट इज नॉट टाइम डायमेंशनल वेदर इट इज। ठीक है, स्टॉक जो है वो इम्पैक्ट करता है फ्लो को, और उल्टा भी है, फ्लो भी इम्पैक्ट करते हैं स्टॉक को। ग्रेटर स्टॉक ऑफ अ कैपिटल, ग्रेटर इज अ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ग्रेटर फ्लो ऑफ इनकम, ग्रेटर इज द स्टॉक ऑफ वेल्थ विद द पीपल। अब म्यूचुअल डिपेंडेंस क्या है इन दोनों के एक दूसरे पे, देखो ये बहुत अच्छे एग्जाम्पल से आपको बताया गया। 20,000 रुपये जो है इन योर सेविंग अकाउंट्स ऑन जनवरी दिस, ये आपका स्टॉक हो गया। विड्रॉयल जो हुआ है आपके अकाउंट से वो फ्लो कंसेप्ट हो गया। लाइकवाइज डिपॉजिट जो हुआ था वो भी एक फ्लो कंसेप्ट हो गया। तो एक टाइम पे अगर हम ये चीज नोट करें तो स्टॉक ऑफ सेविंग डिपेंड अपॉन योर फ्लो। जो आपका ये स्टॉक है ये इन दोनों फैक्टर्स पे रिलेटेड है कि कितना तुम डाल रहे हो, कितना तुम निकाल रहे हो, राइट। लाइकवाइज योर फ्लो ऑफ विड्रॉल डिपेंड्स अपॉन योर स्टॉक ऑफ सेविंग्स, और इसका उल्टा भी पॉसिबल है, राइट। सो दस देयर इज अ म्यूचुअल डिपेंडेंस ऑफ बोथ ऑफ दीज। अब यहाँ पे आ जाते हैं एक मजेदार क्वेश्चन पे। आर द फॉलोइंग स्टॉक और फ्लोज इन्वेस्टमेंट, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो एक एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है, नहीं, पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है। मॉनेटरी एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर ही बता दिया, पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है। 100 रुपी नोट स्टॉक है भाई, कोई टाइम की तो बात हो ही नहीं रही यहाँ पे। फैमिली कंजप्शन ऑफ शुगर, फैमिली कंजप्शन ऑफ शुगर, कंजप्शन ऑफ शुगर, कंजप्शन ही वर्ड बता रहा है, ये क्या है। सर्विस ऑफ अ ट्यूटर, एक दिन एक पॉइंट ऑफ टाइम पे थोड़ी देगा, पीरियड ऑफ टाइम पे देगा। प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट अगेन फ्लो। मशीनरी ऑफ अ शुगर मिल फ्लो, सॉरी मशीनरी ऑफ अ शुगर मिल स्टॉक। पॉइंट ऑफ टाइम की थोड़ी बात हो रही है यहाँ पे, सॉरी पीरियड ऑफ टाइम की थोड़ी बात हो रही है यहाँ पे, पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट, एक्सटर्नल। चलो डिस्कस करते हैं। तो मैक्रो के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इकोनॉमी 4 सेक्टर्स में डिवाइड होती है। हाउस होल्ड, ये इंक्लूड करती है कंज्यूमर ऑफ गुड्स, इट इंक्लूड्स कंज्यूमर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हाउस होल्ड जो है वो ओनर होते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के। प्रोड्यूसर्स की अगर प्रोड्यूसर सेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे इंक्लूड होती है फर्म्स, प्रोड्यूसिंग यूनिट्स इन एन इकोनॉमी। ये बेसिकली तुम्हें पता है तो बार बार इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। हाँ ये इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट सेक्टर में ना 2 चीज़ें आ जाती है तुम्हारी, एक जो वेलफेयर की तरह काम, वेलफेयर एजेंसी की तरह काम कर रही है, और एक जो प्रोड्यूसर की तरह काम कर रही है। ठीक है, एक्सटर्नल सेक्टर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, आपकी इकोनॉमी से बाहर जो भी हो गया दैट इज योर एक्सटर्नल सेक्टर। अब इंटर सेक्टरल फ्लो की बात हम उठाते हैं। कितना रह गया ये, रियल फ्लो, मनी फ्लो, और एक और कंसेप्ट है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। यस,
ये भी सर्कुलर फ्लो इनकम इम्पोर्टेंट है। चलो लेट्स सी हो पाता है या नहीं, बट वी ट्राई टू फिनिश अप इन दिस वीडियो ओनली, नहीं तो फिर 3 वीडियो से ज़्यादा हो जाएगी। चलो देखो, ईच सेक्टर ऑफ अ इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन द अदर इन वन वे और द अदर, ये तो तुम्हें पता है। तो इसे ही हम बोलते हैं इंटरसेक्टोरल इंटरडिपेंडेंस। हर एक सेक्टर जो है इकोनॉमी का वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। 4 हमने ऑलरेडी पढ़ लिए। क्या क्या पढ़े हैं जल्दी रिकॉल करो। हाउस होल्ड, then next was your producer, then next was your government, then next was your external। ये सारे एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, बकायदा डिपेंडेंट है, कोई शक की बात नहीं है इसमें। अब जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो किस पे डिपेंडेंट है? आपके प्रोड्यूसर सेक्टर पे डिपेंडेंट है। किस चीज के लिए? फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, नीडेड फॉर कंजप्शन। अब हाउस होल्ड किस पे डिपेंडेंट है? प्रोड्यूसर पे। प्रोड्यूसर किस पे डिपेंडेंट है? हाउस होल्ड पे। क्यों? क्योंकि जो हाउस होल्ड है उसको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करेगा, लैंड, लेबर, कैपिटल। हु विल प्रोवाइड इट? हाउस होल्ड। दीज आर नीडेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गवर्नमेंट किस पे डिपेंडेंट है? प्रोड्यूसर पे, हाउस होल्ड पे, फॉर इट्स टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड डिपेंडेंट है गवर्नमेंट पे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने के लिए, इन सारी चीजों पे। तो इंटरसेक्टोरल इंटरडिपेंडेंस लेड टू इंटरसेक्टोरल फ्लोज। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, पैसे की फॉर्म में हो सकता है, गुड्स की फॉर्म में हो सकता है, सर्विस की फॉर्म में हो सकता है। इंटरसेक्टोरल फ्लो इन द फॉर्म ऑफ मनी इज नोन एज मनी फ्लो, और जब वो होता है गुड्स और सर्विसेज की टर्म में तो वो हो जाता है रियल फ्लो। कितना इजी हमने करा। लेट्स हैव अ क्विक रिवीजन ऑफ इट। इंटरसेक्टोरल फ्लो क्या होता है? हर एक सेक्टर जो है इकोनॉमी का वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, और इसे ही हम बोलते हैं इंटरसेक्टोरल इंटरडिपेंडेंस। अब ये जो इंटरसेक्टोरल इंटरडिपेंडेंस है इसकी वजह से इंटरसेक्टोरल फ्लो होता है, जो पैसे की फॉर्म में हो सकता है या गुड्स एंड सर्विसेज की फॉर्म में हो सकता है। अगर वो है गुड्स और सर्विसेज की फॉर्म में तो हम उसे रियल फ्लो बोलते हैं, ठीक है। Flow of factor services from household sector to the producer sector, or the flow of goods and services from producer sector to household sectors are the examples of this. In a simple case, two sectors of our economy including household and producer। अब बिल्कुल इजी वे में अगर हम देखते हैं तो ये दो चीजें हैं। देखो देखो, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले, देखो ये फैक्टर सर्विसेज की। फैक्टर सर्विसेज जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये कौन देता है? हाउस होल्ड प्रोड्यूसर को। और इन प्रोड्यूसर सेक्टर प्रोवाइड करता है गुड्स प्रोड्यूस एंड सोल्ड बाय द फर्म्स। सो दिस इज द रियल फ्लो इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी। टू सेक्टर इकोनॉमी मतलब कि सिर्फ हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर ही है और कोई नहीं है। ये जो दोनों फ्लोज हैं are real as they involve the movement of goods and services from one sector to the another। पैसा यहाँ नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि ये रियल फ्लो है। अब मनी फ्लो की अगर हम बात कर लेते हैं तो मनी फ्लो में क्या हो जाएगा? अब देखो क्या हो रहा है। मनी फ्लो रेफर्स टू द मनी जो आपका जा रहा है, फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट बाय द प्रोड्यूसर सेक्टर टू द हाउस होल्ड सेक्टर। अब तुम ये चीज नोट करो, ये इसका उल्टा हो गया। जो देखो, ये फैक्टर सर्विस इन्होंने दी, मनी फ्लो में पेमेंट कर रही है फैक्टर सर्विसेज की। यहाँ पे प्रोड्यूसर जो है गुड्स प्रोड्यूस करता है इसको, और हेयर द एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ गुड्स, राइट? एनी डाउट? वेरी इजी। सो दिस इज द मनी फ्लो इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया जो अभी हमने डिस्कस किया। मनी फ्लोज जो है वो अपोजिट है रियल फ्लो के। कैसे? देखो अब एग्जाम्पल भी बहुत अच्छा दे रखा है इन्होंने। देयर इज अ रियल फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द हाउस होल्ड। ये रहा गुड्स और सर्विसेज, प्रोड्यूसर टू द हाउस होल्ड। अब यहां उसके बाद सो इट इज इन रिस्पॉन्स टू इट कि हाउस होल्ड जो है उसकी पेमेंट कर रहा है,
ये पेमेंट कर दी इसने यहाँ पे, ठीक है. So that the money flow from the household to the producer in terms of consumption expenditure. Likewise, there is a real flow of factor service from the household to the producer. उसके रिस्पॉन्स में जो प्रोड्यूसर है वो पेमेंट कर रहा है हाउस होल्ड को. सो दैट मनी फ्लो फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द हाउस होल्ड इन टर्म्स ऑफ फैक्टर पेमेंट. सो विद दिस वी एक्सप्लेन द पॉइंट कि मनी फ्लो अपोजिट है इसके. सो दीज आर द रेसिप्रोकल्स ऑफ द रियल फ्लो, मनी फ्लो. ओके, और मनी फ्लो प्रोड्यूसर इज अ रेसिप्रोकल ऑफ द रियल फ्लो. दोनों पॉइंट हम ले सकते हैं. अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है? हर एक इकोनॉमी के अंदर 3 एक्टिविटी कभी भी नहीं रुकती है. सबसे पहला गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन, दूसरा इनकम जनरेशन, तीसरा एक्सपेंडिचर. रुकती है क्या कभी ये चीजें? नहीं. In fact, these activities are lifeline of an economy. The concept of economy exist नहीं करेगा इन एक्टिविटीज के बाद. गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करना, एक इनकम जनरेट करना और फिर उसको खर्च करना. दिस इज व्हाट इज लाइक एवरी टाइम 24/7 काम है किसी भी इकोनॉमी का. इट इज डिफिकल्ट टू ट्रेस द बिगिनिंग ऑफ दीज एक्टिविटीज और इम्पॉसिबल टू प्रिडिक्ट देयर एंड. प्रोडक्शन, इनकम, एक्सपेंडिचर, ये क्या है हमारे? स्टॉक या फ्लो वेरिएबल्स. There have been in existence like a circle without a beginning or an end. Circular flow of income क्या होता है? Means the circularity of flow of production, income and expenditure in an economy. In fact, these three are 3 phases of a circular flow of economy. और यहीं से हमारी definition निकल आती है. ओहो भैया क्या हो गया? वापस चलो. यहीं से हमारी, अच्छा ऐसे करता है तो ये करती है. यहीं से हमारी डेफिनेशन निकल आती है. दैट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रेफर्स टू एन अनएंडिंग फ्लो ऑफ एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्शन, इनकम जनरेशन एंड एक्सपेंडिचर इन्वॉल्विंग डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी. द प्रोड्यूसर्स एंड द हाउस होल्ड इन पर्टिकुलर. हर एक एक्टिविटी इज द cause as well as the consequence of the other activity. Production in the producing sector generate income for the household who are the owners of the factor of production. Expenditure of households, expenditure done by the households generate demand for the further production. तो ऐसे ही interlinked है एक दूसरे से. ठीक है. ओके, 3 phases of circular flow. अब ये आ गया हमारा सर्कुलर फ्लो. प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, देन वी हैव डिस्पोजिशन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ इनकम. ये चलता रहता है. दीज आर द 3 phases of circular flow of income. अब यहाँ पे इन्होंने फेज ऑफ प्रोडक्शन, फेज ऑफ इनकम जनरेशन और फेज ऑफ एक्सपेंडिचर को इलेबोरेट किया हुआ है. इसको हम एक अजम्पशन मॉडल की तरह से समझेंगे और फिर हम इसकी इंपॉर्टेंस देखेंगे. ठीक है, और उसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा. सबसे पहले हम ये देख लेते हैं प्रोडक्शन. प्रोडक्शन रेफर्स टू वैल्यू एडिशन. जब 5,000 की लकड़ी 10,000 की चेयर में हमने कन्वर्ट कर दी तो वहां पे वैल्यू एडिशन कितने का हुआ है? 5,000 का. दिस इज व्हाट प्रोडक्शन मीन्स. Phase of production in a circular flow means the process of value addition by the producing sector. तो phase of production क्या है? जो value add करी गई है by the producing sector. Producing sector hires purchase factors of production from the household who are the owners. This we already know. Factor inputs are used along with the non-factor inputs for the production of goods and services. Goods and services are produced for the satisfaction of human wants. So there is no end to this human wants. Accordingly इस प्रोसेस का भी कभी एंड नहीं होगा. अब इनकम जनरेशन या फिर फेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. अब इन फैक्टर मतलब फॉर रेंडरिंग दीज फैक्टर सर्विस टू द प्रोड्यूसर्स, हाउस होल्ड्स को जो है फैक्टर पेमेंट मिलती है. किस फॉर्म में? रेंट की फॉर्म में, इंटरेस्ट की फॉर्म में. रेंट फॉर लैंड, इंटरेस्ट फॉर कैपिटल, वेजेस, प्रॉफिट, ये सारी चीजें. अगर हम हाउस होल्ड की नजर से देखें तो these are factor income. Thus, second phase of circular flow, there is generation of income as a consequence of
production of goods and services in phase 1. अब ये जो हमारा वैल्यू एडिशन है ना, ये किस में कन्वर्ट हो गया? फैक्टर इनकम में, राइट? ओके, सो प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन बाय द प्रोड्यूसिंग सेक्टर, ये हमारा फर्स्ट था. दिस इज व्हाट फेज ऑफ प्रोडक्शन इज डूइंग. उसके बाद ये जो प्रोडक्शन है गुड्स और सर्विसेज का, मतलब तो यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो हो रहा है, तो अब जो ये वैल्यू एडिशन वाला फेज था, ये इनकम में कन्वर्ट हो गया. वेरी इजी. ये बस इतना ही है जो ये टेबल के बारे में बात हो रही है. यही वाली प्रोसेस जो है डिस्कस हो रही है बार बार, ठीक है. Now production of goods and services cause generation of income. Income causes expenditure. ये वाली टेबल ना डिस्कस कर लेते हैं, आगे गए. देखो, जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किया उसकी वजह से इनकम जनरेट हो रही है. अब इस इनकम की वजह से आप खर्च करोगे पैसा, और डिमांड पे डिपेंड करके एक्सपेंडिचर वंस अगेन कॉजेज प्रोडक्शन. कॉन्सिक्वेंटली अगेन देयर इज अ जनरेशन ऑफ इनकम एंड expenditure of, right? So the flow of production, income and expenditure form a circularity with no beginning and no end, और इसलिए हम इसे circular flow बोलते हैं, ठीक है. अब यहाँ पे थर्ड है फेज ऑफ एक्सपेंडिचर. अब यहाँ पे जो वैल्यू एडिशन है वो फैक्टर इनकम में कन्वर्ट हो गया. अब जो फैक्टर इनकम है वो थर्ड फेज में हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हो जाएगा, ठीक है. एंड विद दिस वी आर डन विद द सर्कुलर फ्लो. अब इसको एजम्पशन से समझना इज इंपॉर्टेंट. देखो क्या हुआ यहाँ पे, फैक्टर प्रोडक्शन इज इक्वल टू इनकम जनरेशन, ठीक है ठीक है, टू सेक्टर इकोनॉमी लिया इन्होंने एजम्पशन मॉडल. सो देयर आर ओनली टू सेक्टर्स इन इकोनॉमी, ये हमने अज्यूम किया है, हाउस होल्ड और ये. हाउस होल्ड जो है वो अपनी पूरी इनकम को जो है स्पेंड कर देता है सो दैट कोई भी सेविंग्स ना हो. ये अजम्पशंस है हमारी. और थर्ड अजम्पशन क्या है, डोमेस्टिक इकोनॉमी इज अ क्लोज्ड इकोनॉमी सो दैट देयर आर नो एक्सपोर्ट नो इम्पोर्ट. क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है? क्लोज्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसके बाहर वाले वर्ल्ड से कोई भी रिलेशन नहीं होते हैं, वेराज ओपन इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसके बाहर के वर्ल्ड से रिलेशन होते हैं. बाहर के वर्ल्ड से रिलेशन होना ना होना डिपेंड करता है आपके एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स. जैसे कि 1991 से पहले वी वर अ क्लोज्ड इकोनॉमी, बट हमें एक ओपन इकोनॉमी में कन्वर्ट होना पड़ा बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स दैट वी अडॉप्टेड इन 1991. वो भी तुम पढ़ोगे, नो इश्यूज, ठीक है. तो देखो फैक्टर पेमेंट्स ये इसको कर रहे हैं, रेंट वेजेस इंटरेस्ट प्रॉफिट ये सारी चीजें. तो जो ये प्रोड्यूसर आपके हाउस होल्ड होकर है, तो इसके रिस्पॉन्स में सेल ऑफ फैक्टर सर्विस हो रही है. अब यहाँ पे क्या है, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ये कर रहा है, तो हाउस होल्ड यहाँ पे एक्सपेंडिचर दे रहा है. जो वो वाला पॉइंट था, अब वो जो रियल और मनी फ्लो है ना वो एक साथ आके काम कर रहे हैं यहाँ पे. दैट इज दिस सिंपल, ठीक है. और यहाँ पे कोई भी देयर इज नो गवर्नमेंट इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी, ये भी एक और एजम्पशन है. अब यहाँ से हम क्या चीज ऑब्जर्व करते हैं वो देख लेते हैं. फैक्टर पेमेंट्स बाय द फर्म इज इक्वल टू वैल्यू एडिशन ऑफ द फर्म. दस वैल्यू एडिशन किस में कन्वर्ट हो गया, हमारी फैक्टर इनकम में कन्वर्ट हो गया. वैल्यू एडिशन किस में कन्वर्ट हो गया, हमारी फैक्टर इनकम में कन्वर्ट हो गया. टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय फर्म इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज जो हाउस होल्ड ने किया है. इसीलिए ऑल इनकम जो है वो किस में कन्वर्ट होगी, इनटू एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज. वैल्यू एडिशन इज इक्वल टू इनकम जनरेटेड इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज. हेंस द ट्रिपल आइडेंटिटी. देखो अब क्या हो रहा है ये, देखो इसने जो हाउस होल्ड है, सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं. हाउस होल्ड है, उसने सेल किया फैक्टर सर्विसेज को, मतलब उसने फैक्टर सर्विसेज दी प्रोड्यूसर को.
उसके रिस्पॉन्स में, अब देखो ऐसे समझते हैं इसको, इसके पास थे 10 रुपए, इसने वो 10 रुपए एज अ फॉर्म ऑफ लोन, अरे हम क्या ही घुसा रहे हैं, चलो इसने ऐसे, हाउस होल्ड ने अपनी लैंड दी प्रोड्यूसर को, प्रोड्यूसर ने उस लैंड के 10 रुपए दिए हाउस होल्ड को, हाउस होल्ड की इनकम हो गई 10 रुपए। अब हाउस होल्ड ने जो है वो गुड्स खरीदे 20 से प्रोड्यूसर से, ठीक है, 10 रुपए के, और वो 10 रुपए उसको वापस दे दिए। ऐसे ये 10 रुपए का ट्रांसफर चलता रहेगा, कभी खत्म नहीं होएगा। एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड द सर्कुलर फ्लो मॉडल इन टू सेक्टर इकोनॉमी, एंड दिस इज कॉल्ड अ ट्रिपल आइडेंटिटी। वाई? क्योंकि प्रोडक्शन इज इक्वल टू जितनी इनकम जनरेट हुई है इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, ठीक है। इनकम जनरेट जितनी हुई है, प्रोडक्शन जितना हुआ है, एक्सपेंडिचर जितना हुआ है, ये सारा सेम है। मनी फ्लोज आर जस्ट द मॉनेटरी एक्सपेंशन ऑफ रियल फ्लोज। ब्रीफली, one can observe the circular flow model that value addition is converted into income and income is converted into expenditure। ये बार बार आ रहा है, ये 3 वर्ड से तुम्हें लर्न करना है। वैल्यू एडिशन कन्वर्ट हो गया आपकी इनकम में, इनकम आपकी कन्वर्ट हो गई एक्सपेंडिचर में। इसका इंपॉर्टेंस क्या है इस मॉडल का? एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड नॉलेज ऑफ इंटरसेक्टोरल इंटरडिपेंडेंस। ये तो हमने ऑलरेडी कर लिया कि कैसे जो सेक्टर्स हैं डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है वो एक दूसरे पे कैसे डिपेंडेंट है, ठीक है। और एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, सर्कुलर फ्लो मॉडल फैसिलिटेट करता है नेशनल इनकम के एस्टिमेट्स में। नेशनल इनकम क्या है? सम ऑफ फैक्टर इनकम flowing from producer to households of a country. It may also be defined as a market value of goods and services flowing from producers to the other sector of economy. Further, it may be defined as the sum total of expenditure on the goods and services produced by the producer sector. With this, we are ended with the chapter. Circular flow of income is called as circular flow of money. और यहाँ पे हमारा चैप्टर हुआ खत्म। If you have any sort of doubt, do put down in a comment section. और जैसे ही ये वीडियो ख़त्म होती है तो तुम ये क्वेश्चंस ट्राई करना, ठीक है, या मैं करवाऊँ ट्राई? चलो हम कर लेते हैं थोड़ा, पर टाइम नहीं है, चलो 1 ही घंटा हो जाएगा पूरा, देखी जाएगी। Consumption of all goods and services in an economy during a period of an accounting year is known as, कंजप्शन जो हो रहा है गुड्स और सर्विसेज का एक इकोनॉमी के अंदर, demand no, supply no, aggregate consumption yes. Classification of goods depend on end use of goods। ना ही उनके फर्स्ट यूज पे डिपेंड होती है, ना ही उनके प्रोडक्शन पे डिपेंड होती है, ना ही उनके फर्स्ट यूज पे डिपेंड होती है, वो डिपेंड होती है उनके एंड यूज पे, उनका एंड यूज क्या है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इज फाइनल गुड्स आर यूज्ड बाय द, फाइनल गुड्स कौन यूज करता है? क्या फुद्दू क्वेश्चन, कोई भी यूज कर सकता है, कंज्यूमर भी कर सकता है, प्रोड्यूसर भी कर सकता है, गवर्नमेंट भी कर सकता है। गवर्नमेंट ने क्या बिगाड़ा है किसी का? ये इसका ये क्रक्स था कि कंज्यूमर कर सकता है, प्रोड्यूसर कर सकता है, तो गवर्नमेंट भी कर, ऑल ऑफ दीज ही आंसर, ठीक है। देन दोज गुड्स विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली आर कॉल्ड कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। ओके, बाकी यू ट्राई, जिस क्वेश्चन में ऐसा लगता है कि अरे ये क्या है, डाउट है, तो यू कैन आस्क। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। और यस यार, वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक तो डालो, सब्सक्राइब तो करो, सपोर्ट तो करो यार, ऐसे नहीं। ओके, थैंक यू।